तो हम पढ़ रहे थे मॉड्यूल 5 में इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई टू मटेरियल मैनेजमेंट। क्या था एबीसी मेथड? एबीसी कॉस्टिंग क्या था यतेंद्र? हाँ ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या आता था हमारे पास? आइडेंटिफाइंग एक्टिविटी, आइडेंटिफाई करना एक्टिविटी को, कैसे, क्या है एक्टिविटी, ठीक है। फिर एलोकेटिंग कॉस्ट टू एक्टिविटी, ठीक है। मेजरिंग एक्टिविटी कंजप्शन, ठीक है। कैलकुलेटिंग एक्टिविटी रेट्स, असाइनिंग कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन मेकिंग एन एबीसी एनालिसिस, कि क्या क्या स्टेप्स जो होते हैं जो बनाते हैं एबीसी एनालिसिस को, ठीक है। एबीसी एनालिसिस को बनाने के लिए हमारे को किन किन स्टेप्स को एनालाइज करना जो है वो जरूरी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एबीसी क्या है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कि एक्टिविटी के बेस्ड के ऊपर जो हम कॉस्टिंग करते हैं उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अंदर पहला स्टेप क्या आता है हमारे पास कि एस्टेब्लिश द आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे को ये समझना पड़ेगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन कौन से फैक्टर का जो है वो इन्फ्लुएंस होता, असर होता है, ठीक है जी। दिस इज यूजुअली एनुअल डॉलर यूजेज बट मे बी अदर क्राइटेरिया। यूजुअली जो होता है वो एनुअल डॉलर यूजेज होता है। इसमें एनुअल डॉलर मतलब एक अमाउंट एनुअल के हिसाब से जो हम चार्ज करते हैं। क्या? किसी एक्टिविटी का मतलब क्या है? किसी एक्टिविटी को एनुअली जो है हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग हम करेंगे, ठीक है। पर अदर क्राइटेरिया भी हो सकता है, जैसे कि सच एज स्कैसिटी ऑफ मटेरियल। हाँ, स्कैसिटी इज इकोनॉमिक्स टर्म। इसका किसी को पता है कि स्कैसिटी क्या होता है? दुबे जी को पक्का पता होगा। हाँ, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बोला। स्कैसिटी का मतलब होता है जब हमारे पास डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। मतलब किसी प्रोडक्ट का जो है, किसी प्रोडक्ट का, किसी मटेरियल का जो है वो डिमांड ज्यादा हो गया है, लेकिन हाँ नहीं, डिमांड ज्यादा है, उसकी मांग ज्यादा है कि हमारे को ये मटेरियल चाहिए, लेकिन सप्लाई कम है, उसको क्या कहते हैं? स्कैसिटी। हाँ बिल्कुल, लैक ऑफ इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे आइटम्स को इनटू ग्रुप्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले रखेंगे, ज्यादा ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। अच्छा, जिसकी ज्यादा कॉस्ट होती है, मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है, कोई मतलब ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, उसको अलग कैटेगराइज में रखेंगे। जो बिल्कुल ही कम यूज हो रहा है उसको बाकी कैटेगरी में, जो मेजरली यूज हो रहा है नहीं, वो अलग चीज है। इसके अंदर क्या है, हम ग्रुप्स के अंदर पढ़ो, क्लासिफाई आइटम्स इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स ग्रुप्स की बात कर रहा है वो, क्यों? बिल्कुल, क्राइटेरिया क्या है उसका? जो क्राइटेरिया है उसका क्राइटेरिया इस हिसाब से है कि हम क्या करेंगे, एक्टिविटी के बेस्ड के हिसाब से हम ग्रुप्स में उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आप देखो, जैसे मटेरियल जो है, एक टाइप का मटेरियल है, उसको एक तरफ करेंगे, उसका उसका कोई अलग स्टैंडर्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको दूसरी साइड करेंगे। मतलब वो एक ही टाइप का मटेरियल लेकिन दो स्टैंडर्ड्स।
उसी को उन्हीं दो स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग एक्टिविटी में वो यूज हो रहा है, इसलिए वो ग्रुप्स में चेंज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रंट में रखेंगे लास्ट में रखेंगे, वो डिपेंड करता है अपनी ईज के ऊपर। हाँ मतलब अपनी ईज के लिए, बिल्कुल अपने ईज के लिए जो है हम उसको इस हिसाब से रखेंगे कि हमारे को ईज हो उसको लेने के लिए, उसको आउट करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए। ये वो बात है, ठीक है जी। अच्छा, अप्लाई ए डिग्री ऑफ कंट्रोल इन प्रोपोर्शन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रुप, कि एक कंट्रोल भी रखना है प्रोपोर्शन का हमने। प्रोपोर्शन से मतलब क्या मतलब समझते हो प्रोपोर्शन का, बताओ। के रिस्पेक्ट में कितना लेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से। अब आता है इंपॉर्टेंस, कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम उसको जो है प्रोपोर्शन में रखेंगे, कि हाँ ये एक्टिविटी का जो ग्रुप है, इस एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है उसको हम रखेंगे यहाँ पे, जो दूसरी एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है उसको रखेंगे यहाँ पे मटेरियल को। हाँ अब आएगी वो चीज, पहले क्या हुआ ग्रुप में चेंज किया, उसके बाद क्या किया ये, फिर अपने कंट्रोल के लिए क्या किया हमने, उसको ईज के लिए क्या किया, एक अलग जगह पे मतलब उसको रख दिया हमने, ताकि हमारे को थोड़ा ईज भी हो उसको लेने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है राज? अच्छा, अब इसके बाद क्या बोलते हैं, द फैक्टर इफेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम इंक्लूड एनुअल डॉलर यूजेज, यूनिट कॉस्ट एंड स्कैसिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है जी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फैक्टर जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनुअल डॉलर यूजेज के लिए, जो एनुअली हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उसके यूज के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, वो क्या है, यूनिट कॉस्ट, स्कैसिटी ऑफ अ मटेरियल, कि उसका उसका मटेरियल का यूनिट कॉस्ट क्या है जिसके हिसाब से हम उसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो, और दूसरा कि भैया डिमांड क्या है मटेरियल की, डिमांड क्या है मटेरियल की, कितने डिमांड में है वो प्रोडक्ट। ठीक है, उसके हिसाब से इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द एनुअल यूजेज ऑफ फॉर ईच आइटम। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि साल के हिसाब से जो हम यूज करेंगे उसको हम निकालेंगे, पहले डिटरमाइन करेंगे कि साल के हिसाब से कितना आइटम जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है हमारे को पहला स्टेप, डिटरमाइन द एनुअल यूजेज फॉर ईच आइटम। साल के हिसाब से हम जो है हर एक आइटम का इस्तेमाल जो करना है उसको निकालेंगे, कितना कंजप्शन होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द एनुअल यूजेज ऑफ ईच आइटम बाय इट्स कॉस्ट। फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ईच आइटम को, जो आइटम निकली हुई है उसके उसकी कॉस्ट से निकल जाएगी, जो हमारे को क्या देगा, टोटल कॉस्ट। कैसे, एक आइटम की कॉस्ट को बिल्कुल नंबर ऑफ आइटम से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, लीस्ट द आइटम अकॉर्डिंग टू दियर एनुअल डॉलर यूजेज। फिर उसके बाद उसके हिसाब से हम यूज, जिसके हिसाब से हमने एनुअली उनको यूज करना है, उसके हिसाब से आइटम को जो हम रखेंगे। ठीक है, लिस्ट करेंगे उनको कि हाँ जी ये आइटम्स जो हैं वो इतने हिसाब से हैं, तो उनको लिस्ट करना, एक मतलब लिस्ट करने का मतलब क्या है, एक तो है कि आइटम को हाँ इन्वेंट्री में किस तरीके से रखना, लिस्ट करना वो, और दूसरा क्या है लिस्ट करना, मतलब
काउंट करना, टेक आउट करना, उनको रिकॉर्ड करना, वो है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव एनुअल डॉलर यूजेज एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम। क्यूमुलेटिव से क्या समझते हो? लगातार एक के बाद एक, लगातार एक के बाद, हाँ, एक के बाद एक। क्यूमुलेटिव क्या होता है यतेंद्र, तुम्हें तो पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाँ जी, है किसी को याद क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब तो ये हिंदी में नहीं कोई वो सर, लगातार या एक के बाद एक, जो है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। हाँ, रुको जरा मैं समझाता हूँ इसको आपको। हाँ, मैं बताता हूँ। कहाँ गया वो सेल? ओके, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसी के हिसाब से होता है। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स हैं, मैं इसके हिसाब से मटेरियल कंट्रोलर के हिसाब से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। कि जैसे कि मान लो हमारे पास आइटम्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम्स हैं। ठीक है, इनका एनुअल यूज किस हिसाब से कर रहे हैं हम? एक आइटम को हम यूज कर रहे हैं 5 बार, ठीक है, दूसरे को 4 बार, फिर एक बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। ठीक है, तो इसका क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे हम? क्यूमुलेटिव रेट सब जोड़ देते क्या? कुछ नहीं। क्यूमुलेटिव रेट, पहले आइटम का क्यूमुलेटिव 5, 5 से शुरू हुआ, ठीक है, ये आ गया, अभी आ जाएगा यार, फिर 5 प्लस 4 9, आ गया यार, आ गया, आ गया, आ गया। अब आगे बताओ। 10 हाँ, 10 9 के बाद एक 10 10, फिर 13, 15, फिर 13 के बाद वो 15, हाँ ठीक है, मतलब टोटल कितना आया? 15। अब एवरेज जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव निकालना है हमने, उसको कैसे करेंगे? परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? हाँ, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालना है 5 डिवाइडेड बाय 15 इनटू इन बाई 100, वो क्या आ जाएगा अपना? देखो फिर दुबे तुम बोलते हो भाई मैं शरारत नहीं करता हूँ। 33.33% बताना है सर वो। अच्छा ठीक है, इसका कितना आया? 33.33%। आग बंद करके सर 33%, 33.33। हाँ ठीक है, ठीक है अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 13.33। वैसे ही इसका निकाल देंगे 9 डिवाइडेड बाई 60%। हाँ 9 डिवाइडेड बाई 15 इनटू 100, ऐसे करके मैं थोड़ा ईज कर रहा हूँ, बाकियों को भी, इनको भी दिक्कत होगी। समझ आया? ये क्या निकला? क्यूमुलेटिव रेट और क्यूमुलेटिव परसेंटेज। ठीक है, अब क्लियर है? आगे याद ना सबको? हाँ, राज समझ आया? चलिए मेरे को ये बताइए, ये परसेंटेज क्यूमुलेटिव, हाँ ठीक है, ये बताइए मेरे को, ये जो थर्ड नंबर का है इसका क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या निकलेगा? आके बताओ जरा, आओ। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओगे तो यहीं से मेरे को बताओ, वहीं से बताओ क्या निकलेगा। मेरे को बताओ, मैं करता हूं। थर्ड आइटम का क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या निकलेगा? 10 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, ये आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 60। पक्की बात है ना? ठीक भी बोल रहे हो तुम कि नहीं?
सर 5 का दुगना हो जाएगा सर 33.33 सर वो 5 का 33.33 सर सही है। 10 होगा हाँ सर 5 का दुगना हो जाएगा सर 3 छके 18 2 3 छके 18 ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो 66 पॉइंट। सर ये जो 5 का 33 था सर दूसरा 36 टू टाइम सर हाँ 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 ठीक है, मतलब समझ आ गया ना। हाँ इसका कटिंग कर बताएं सर। नहीं रहने दो। हां सर मैं बैक दे रही जो मेन चीज पूछी थी वो तो याद नहीं थी तुम्हें। दूसरे कोई नहीं चीज शाम को। वो मैंने क्यूमुलेटिव डिफरेंस क्यूमुलेटिव पूछा था मैंने। आज का क्यूमुलेटिव डिफरेंस पढ़ी है मतलब स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है सर। देखो बीइंग एन इंजीनियर तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसा पता क्यों है, मैं बताऊं आपको। हम जब टेस्ट करते हैं ना, जब कंक्रीट वगैरह के इसके कंक्रीट के अंदर जो सैंड वगैरह की जोन वगैरह निकालते हैं, सीव एनालिसिस होती है उसके अंदर। जब सीव एनालिसिस करते हैं ना तो उसमें भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज पास जो है वो निकालते हैं सीव में। सीव एनालिसिस करते हैं ना जब, तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ वेट जो है वो रिटेन किया, कितना परसेंटेज ऑफ वेट जो है वो पास किया। डिफरेंट डिफरेंट सीव्स होती है ना, तो उसके लिए जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मिटा दिया है। एक तो टोटल निकल जाता है, और हर एक्टिविटी के ऊपर हमारे को क्या पता लग जाता है कि कितना परसेंटेज जो है वो पास हो रहा है, कितना परसेंटेज रिटेन हो रहा है। वैसा ही है इसके अंदर भी। एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे को हर एक एक्टिविटी का परसेंटेज रेट पता लग रहा है कि ये इतनी परसेंट जो है अक्वायर कर रही है इन्वेंट्री के अंदर अपनी चीज को, इतनी जगह ले रही है वो इस इन्वेंट्री को, इतनी कॉस्ट ले रही है वो। ये मतलब हुआ इसका यहाँ पे। हाँ ठीक है, दिक्कत कोई तो नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको करने के बाद हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे द एनुअल यूजेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप द आइटम इनटू ए बी एंड सी ग्रुप बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एनुअल यूजेज। हाँ मतलब उस ग्रुप के अंदर फिर परसेंटेज के हिसाब से कि कितने परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी, इस एक्टिविटी ने कितना परसेंटेज जो है वो लिया, उस ग्रुप के अनुसार उसको जो है उस लिस्ट के अंदर हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, ये थी आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ अरे ये पढ़ लो, ये लास्ट ही बचता है। क्यों, मतलब फिर 6 मॉड्यूल में लग जाएंगे हम। ठीक है, अच्छा जी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्टिंग कंपोनेंट्स। इस इन्वेंट्री के अंदर जो कॉस्ट जो कंपाउंड जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, कैरी करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। उन कैरी करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, हाँ उसकी बात हम कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या है, उस इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट है, होल्डिंग, फाइनेंसिंग और फिर एब्सोलेसेंट। इसका मतलब क्या होता है ये बाद में बताता हूं मैं, ऐसे मतलब फिर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है। होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इन्वेंट्री को स्टोर और मेंटेन करने में आते हैं। लाइक होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक इन्वेंट्री आपकी ट्रांसपोर्ट हुई एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो आपकी कॉस्ट आई वो क्या हुई, होल्डिंग कॉस्ट। रखने के लिए, स्टोर करने के लिए जो आप जस्ट इन टाइम नहीं कर रहे हैं, आप अभी जस्ट इन टाइम नहीं कर रहे हैं कि जितने की जरूरत है हमारे को उतनी ही हमने मंगाई और यूज कर दी, नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि जो इन्वेंट्री है उसको हम थोक में मंगा रहे हैं और स्टोर कर दे रहे हैं। जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी के किराए इसके अंदर आते हैं, यूटिलिटीज इंश्योरेंस इसके अंदर आती हैं, और इन्वेंट्री हैंडल और मैनेज करने के लिए लेबर का खर्चा इसके अंदर आता है। ठीक है, क्लियर है ये क्या था आपका होल्डिंग
कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट से क्या मतलब समझते हो? हाँ जी, हाँ गेट कीपर को भी जो पैसा देते हैं, हाँ ये बच गया था इनका। ठीक है ठीक है, गेट कीपर को भी जो पैसा देते हैं, ठीक है। और दुबे जी और क्या क्या देते हैं पैसे में? बिल्डिंग का किराया, देखिए स्टोर का किराया मतलब बिल्डिंग का किराया, स्टोर का किराया, और वेयर हाउस जी, और लेबर, हाँ वो भी तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके लिए एक गार्ड रखना पड़ेगा हमारे को, जो उसकी सुरक्षा के लिए होगा। एक तो बाहर का होगा, एक अंदर का होगा, जो पूरी उसको इन्वेंट्री को क्या है रिकॉर्ड करेगा कि हाँ पिछले कल इतने नंबर ऑफ आइटम थे, आज भी इतने नंबर ऑफ आइटम है, जो रात भर रहेगा। हाँ ठीक है, तो अगर वो रात में रहेगा तो दिन में कौन रहेगा? फिर दिन को चोरी हो जाएगी, गार्ड दो रखना पड़ेंगे। मैनेज करेंगे किस चीज के लिए? क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। सब किस में आएगा जी? होल्डिंग कॉस्ट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बात करते हैं हम? फिनेंसिंग कॉस्ट की बात। अच्छा, फिनेंसिंग कॉस्ट के अंदर ये आता है कि उसके ऊपर जो है क्या क्या चार्जेस जो हैं जो पड़ रहे हैं, जैसे कि लोन पर इंटरेस्ट, वो भी उसके अंदर आता है, या उसके अंदर आता है आप किसी बैंक के अंदर जो है मतलब कुछ किसी मटेरियल को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए इन्वेंटरी को खरीदते हैं जब, उसके मिसाल के तौर के ऊपर उसके तौर के ऊपर क्या करते हैं आप? अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, वो भी क्या आ जाएगा? फाइनेंशिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। जो चीज आपको फाइनेंशियली जो है वो सबमिट करना पड़ रही है उसके लिए, या उसको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है आपको, वो किस में आ जाएगा? फाइनेंशिंग कॉस्ट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब इंटरेस्टेड वन आ रहा है कि ऑब्सोलेसेंस क्या कॉस्ट होती है? ये कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पुराने पड़ जाने के ऊपर जो है इन्वेंट्री के ऊपर कॉस्ट की जाती है। मतलब कि जब जो है वो, जैसे कि आपके पास कुछ पंप होते हैं, पंप हैं जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं, वो पुराने पड़ जाते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट पड़ रही है उसको भी तो कहीं पे स्टोर करना पड़ रहा है, किसी जगह पे रखना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कैसे फेंक देंगे आप, नहीं, स्क्रैप के ऊपर बेचेंगे आप, ठीक है, स्क्रैप के ऊपर जो बेचेंगे आप, लेकिन उसके लिए क्या है, वो आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है वो थोड़ा ना मिलेगी, डिसमेंटल कॉस्ट मिलेगी आपको स्क्रैप के अंदर, कि कितनी उस कॉस्ट से नीचे वाली कॉस्ट मिलेगी, पूरी कॉस्ट तो नहीं मिलेगी आपको। वो किस में आ जाता है? या इसके अंदर एक और चीज आती है, मतलब जो चीज प्रथा से चली गई, हाँ मतलब पुरानी पड़ जाना, पुरानी पड़ जाना, पुरानी पड़ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि उसके ऊपर जो खर्चा भी आ रहा है उसको रिपेयर करने के लिए भी तो आएगा खर्चा। उस पुरानी जो चीज पड़ रही है वो रिपेयरमेंट थोड़ी ज्यादा मांगेगी, सर्विस ज्यादा मांगेगी, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, हाँ वो क्या आ गया आपका? ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए आगे वाली स्लाइड भी देख लेते हैं क्या है। हाँ तो कल जो है हम शुरू करेंगे वेयर हाउस कंट्रोल मैनेजमेंट, वेयर हाउस डिजाइन एंड मैनेजमेंट। आज के लिए इतना ही, आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल। हाँ